नमस्कार दोस्तों। स्टडी के अपने इस चैनल वंदे मातरम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट किस प्रकार से निकलता है, विजयी कौन होता है, किस प्रकार की ये प्रक्रिया है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहली चीज़ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है। फिर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अनुच्छेद 55 में एक बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। हम इन तीनों शब्दों को तोड़कर पढ़ेंगे। गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है, पहले यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब होता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जो निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो जिस उम्मीदवार को वो अपना मत देते हैं वो इस बात को गोपनीय रखते हैं, गुप्त रखते हैं, किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। दूसरी चीज़, यदि कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार को अपना मत देता है और वो इस बात का खुलासा कर देता है कि मैंने फला व्यक्ति को मत दिया है, तो उसका मत रद्द कर दिया जाता है, उसके मत का कोई मत तो नहीं रहता। फिर गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब क्या होता है, चीज़ क्लियर। एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके बारे में अपन थोड़ा 2-3 पॉइंट आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो फंडा है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं होता है। इस बात का मतलब ये है, राजनीतिक आधार पर नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किसी पार्टी विशेष के द्वारा नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि जो मान लो 2 कैंडिडेट है ए और बी, इनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं होता है, न बीजेपी से, न कांग्रेस से, न बसपा से, न आरएलपी से, किसी भी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक आधार पर ये चुनाव नहीं होता है। ठीक है। अगली बात, राजनीतिक आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता नहीं। फिर इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं की जा सकती। व्हिप जारी करने का मतलब है कि इसमें किसी भी पार्टी का यदि कोई व्यक्ति है वो अपने मन माने ढंग से किसी भी व्यक्ति को यदि मतदान करे तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता। ठीक है। अपन पढ़ते व्हीप क्या होती है। देखो, व्हीप का मतलब होता है कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को अनुशासन में रखने के लिए एक आदेश जारी करता है, उस आदेश को व्हीप कहा जाता है। समझिए क्या होता है। मान लो संसद यदि केंद्र स्तर पर है तो संसद, और राज्य स्तर पर है तो राज्य विधानमंडल। संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी में भी, मान लो संसद, मान लो संसद में कोई विधेयक लाया गया, अब उस विधेयक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना है कोई भी पार्टी ये पहले से तय कर लेती है। तो संसद में जब उस विधेयक पर चर्चा होती है, चर्चा से पहले कोई भी राजनीतिक दल, मान लो बीजेपी, यदि बीजेपी का यह समर्थन है कि हमें इस विधेयक के पक्ष में मतदान करना है, समर्थन में मतदान करना है, ठीक है, तो वह हो गया उस पार्टी का नियम और सिद्धांत। अब जब चर्चा होती है और मान लो उस पार्टी का कोई सदस्य उस विधेयक के विरोध में समर्थन करता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसने पार्टी के नियम, सिद्धांत और कानून कायदों का उल्लंघन किया है। तो पार्टी उसके खिलाफ व्हिप जारी कर सकती है। व्हिप जारी करने का मतलब उसकी सदस्यता समाप्त कर देगी, क्योंकि आपने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है। यह व्हिप का सीधा सीधा मतलब होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसे चुनाव लड़ने से पहले एक कंडीशन पूरी करनी होगी। क्या कंडीशन? कि चुनाव से पहले उसे न्यूनतम 50 प्रस्तावक और
50 अनुमोदकों का समर्थन होना आवश्यक है तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। प्रस्तावक का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, वो उनमें से 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इस बात का प्रस्ताव रखे कि हम फलाने व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करना चाहते हैं, और 50 अन्य व्यक्ति उसका अनुमोदन करें। क्या अनुमोदन करें? कि जो पूर्व में 50 व्यक्तियों ने फलाने उम्मीदवार के लिए जो राष्ट्रपति बनने का जो प्रस्ताव लाया है, हम उनका समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है। और जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से होने चाहिए, मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले होने चाहिए, मत देने वाले होने चाहिए। किसी दूसरों को, चाहे भले कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको प्रस्तावक और अनुमोदक में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। ये जो प्रस्तावक की और अनुमोदक की जो हिस्ट्री है, कब से शुरू हुई? सन 1952 में जब पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस समय एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक का प्रावधान था। पहली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और उस समय एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक का प्रावधान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का है। ठीक है। 1974 में ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक थी, अनुमोदकों की संख्या इनको बढ़ाकर 10-10 कर दिया गया। हम यहीं भी नहीं रुके, बात 1997 की। सन 1997 में प्रस्तावकों की और अनुमोदकों की संख्या को बढ़ाकर हमने कर दिया 50। कितने कर दिए? 50 कर दिए। फिर अगला पॉइंट आता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उस चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए जमानत राशि वर्तमान में है 15,000 रुपये। कितनी है? 15,000 रुपये। ये जमानत राशि का प्रावधान कब से हुआ? जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस समय जमानत राशि का प्रावधान नहीं था। 1974 में पहली बार जमानत राशि का प्रावधान किया और जमानत राशि को कहते हैं 2500 रुपये। कितने कर दिए? 2500 रुपये। 1997 में इस राशि को बढ़ाकर कर दी 15,000 रुपये। कितनी कर दी? 15,000। कब कर दी? 1997 में। वर्तमान में कितनी है? 15,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए, अपन जो पढ़ रहे हैं कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 क्या बोलते हैं अनुमोदक होने चाहिए, या इनकी जमानत राशि होनी चाहिए, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एक प्रस्तावक था शुरुआत में, जब 1952 में चुनाव हुआ था, तो इनकी संख्या बाद में आपने 1974 में 10-10 बढ़ाई, 1997 में बढ़ाकर इसको 50-50 किया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता प्रमुख कारण ये था कि राष्ट्रपति का चुनाव आम आदमी लड़ने लग गया। जैसे चौधरी हरिराम जी थे, इन्होंने 5 बार रिकॉर्ड राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। चौधरी हरिराम ने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, एक बार भी नहीं जीते, सब बार हारे। सरकार ने ऐसा सोचा कि राष्ट्रपति भारत की गरिमा का पद है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, वो राष्ट्रपति को भारत का नायक, ये भारत का पहला व्यक्ति है, और इतना गरिमा युक्त पद भी यदि आम आदमी ऐसी कोई आने बहाने आकर भी चुनाव लड़ रहा है और उसको मजाक बना के रख दिया, तो इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जैसा प्रावधान लाया गया। अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? 7 महिलाओं ने अब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। पहली कृष्णा कुमार चटर्जी ने 1952 में चुनाव लड़ा, हार गई। दूसरे थे मनोहरा होलकर, इन्होंने भी चुनाव लड़ा 1963 में, हार गई। तीसरे थे फूर चरण कौर, 1969 में इन्होंने चुनाव लड़ा, ये भी हार गई। फिर लक्ष्मी सहगल ने 2002 में चुनाव लड़ा, ये भी हार गई। प्रतिभा देवी सिंह ने पाटिल ने 2007 में चुनाव लड़ा, ये राष्ट्रपति बने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर 2017 में मीरा कुमार ने चुनाव लड़ा, ये भी हार गई। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी ने चुनाव लड़ा और ये जीत गई। द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने वर्तमान में चुनाव लड़ा, ये जीत गए। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है। और ये 7 महिलाएं थी। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक वरीयता क्रम में मत देता है। इस बात को समझिए, वरीयता क्रम क्या होता है। मान लो राष्ट्रपति के जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में 3 कैंडिडेट ए, बी और सी खड़े हैं। अब जो निर्वाचक हैं वरीयता क्रम में, मतलब, और वरीयता क्रम कितना, जितने उम्मीदवार होंगे उतनी वरीयता का उसके पास उपलब्ध रहेगी। जैसे 3 उम्मीदवार हैं तो 3 प्रकार से वोट दे सकता है। कैसे? वो चाहता है कि फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि ए राष्ट्रपति बने, फिर वो चाहता कि यदि ए नहीं बना तो बी बनना चाहिए, और यदि बी भी नहीं बना तो भी सी तो बढ़ना ही चाहिए।
ये अगला निर्वाचक कहता नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पहला राष्ट्रपति बी बनना चाहिए, अरे बी नहीं बने तो सी बनो, और सी नहीं बने तो फिर ए को बना दो। अगला उम्मीदवार ये कहता है कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि भाई साहब सी पहले उम्मीदवार बने, सी जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति बने, सी नहीं बने तो बी को बना दो, और बी नहीं बने तो सॉरी सी नहीं बने तो ए को बना दो, और ए नहीं बने तो बी को बना दो। फिर नया कैंडिडेट आया, वो कहेगा नहीं, मैं तो चाहता हूँ ए को राष्ट्रपति बनाओ, ए नहीं बने तो सी को बनाओ, और सी नहीं बने तो बी को बनाओ। इस प्रकार जितने निर्वाचक होंगे वो अपनी वरीयताएं देते जाएंगे। लास्ट में कैलकुलेशन होगा, तो जो उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा उसको, उसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि उसे निश्चित अनुपात प्राप्त होना चाहिए। निश्चित अनुपात कितना होता है, जो इसके निर्वाचक हैं उस निर्वाचकों का जो मत मूल्य होता है कुल, उसका आधा से एक अधिक, उतना यदि वो प्राप्त कर पाता है तो वो राष्ट्रपति के लिए योग्य माना जाएगा। और यदि नहीं पाया जाता है तो जो सबसे कम मत लाता है उम्मीदवार, उसके जो मत अन्य उम्मीदवारों में हस्तांतरित हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो ये सी कैंडिडेट है, इसके सबसे कम मत आई, तो इसके जो मत हैं इन दोनों में हस्तांतरित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि इस सी कैंडिडेट को जिन निर्वाचकों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उन निर्वाचकों ने सेकंड प्रायोरिटी इनमें से किनको दी है। तो मान लो उनमें से 20 इसको दी और 10 इसको दी, ठीक है, तो ये 20 इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, 10 इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर रिजल्ट निकलेगा कि स्पष्ट बहुमत किसको मिल रहा है, मतलब वो निश्चित अनुपात किसको मिल रहा है, और जो जिसको निश्चित अनुपात मिलेगा उसका रिजल्ट निकल जाएगा। ये होता है और इसका सिस्टम। तो ये देखिए, तथा किसी उम्मीदवार को निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं होने पर सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मत अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कारण इसे संक्रमणीय या हस्तांतरणीय प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गई? हस्तांतरणीय प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे जब स्पष्ट क्या ना निश्चित अनुपात नहीं मिलता है, तो निश्चित अनुपात नहीं मिलने की स्थिति में सबसे कम मत लाने वाले उम्मीदवार के मत अन्य उम्मीदवार में हस्तांतरित हो जाते हैं। आगे चलिए, चुनाव जीतने हेतु निश्चित अनुपात प्राप्त करना होता है, इसलिए इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और निश्चित अनुपात क्या होना चाहिए वो अभी आपको बता दिया है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता है। नोटा का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। कोई मान लो 2 कैंडिडेट है और इनमें से आपके मैं इसको ही नहीं चाहता हूँ, इसको ही नहीं चाहता हूँ, इसको ही नहीं चाहता हूँ, ऐसा सिस्टम राष्ट्रपति में नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव मतलब आपको वोट देना ही होगा। दूसरी चीज़, ये जो नोटा का विकल्प है ना, ये लगभग अप्रत्यक्ष चुनाव में नहीं होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं जनता के द्वारा, वहाँ पर नोटा का विकल्प होता है। जैसे एमएलए का चुनाव, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ मंत्री मतलब विधान परिषद होती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव में नोटा का प्रयोग होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। ओके, थैंक यू।